नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार में डीजीपी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। तो वहीं पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। 18 सितंबर 2022 को वनत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह के बाद चीला नहर से शव बरामद किया गया था। आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं, इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। बच्ची की जो सजा का प्रोविजन है वो जघन्य हत्याकांड में, ये भी जघन्य हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास से टिल ऑफ डेथ भी होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर, तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। अंकिता हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हत्याकांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन हरीश रावत ने आरोपियों की फांसी की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि हत्याकांड में एक आरोपी वीवीआईपी था जिसे बचा भी लिया गया है। तो हरीश रावत का यह बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि एक वीवीआईपी था जो इस हत्याकांड में शामिल था, लेकिन उसे बचा लिया गया और जबकि वो एक बड़ा गुनहगार था। तो हरीश रावत का ये बयान वाकई में हैरान करने वाला है। तो अंकिता हत्याकांड का फैसला आज आया है। तो आपको बता दें कि 2022 की ये पूरी घटना थी और आज इस पर फैसला आया है और 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और इस पूरे मामले पर अब हरीश रावत ने एक ट्वीट कर कहा है कि ये फैसला आ गया है, लेकिन तीनों दोषियों को आजीवन कारावास नहीं, हम उम्मीद कर रहे थे कि तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र किया कि एक वीआईपी था जो इस हत्याकांड में सबसे बड़ा गुनहगार था। अनंतो गत्वा अंकिता के हत्यारों को कोर्ट ने सजा दी। उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है उनके जुर्म के लिए, और उनको दंडित किया गया है आर्थिक मुआवजा देने के लिए अंकिता के परिवार को। हमें उम्मीद थी, पूरा देश और राज्य उम्मीद कर रहा था कि फांसी की सजा होगी। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य कमजोर कर दिए थे। ईश्वरीय न्याय इससे बड़ा न्याय है। वो वीआईपी ईश्वरीय न्याय का शिकार होगा, जिसकी हवस का शिकार बनाने के लिए अंकिता को अपने प्राण गंवाने पड़े। उत्तराखंड इतिहास में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे जघन्य अपराध अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने हत्याकांड के तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फांसी की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धकवाना का कहना है कि इस समय जघन्य कांड के पीछे किसी वीवीआईपी के होने की चर्चा है, जिस पर अब कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था, उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास का सजा
तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य को, अंकित को और सौरभ को कोर्ट ने सुनाई है। हम चाहते थे, पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि इसमें फांसी की सजा हो। जितना जघन्य अपराध था और जितना बड़ा अपराध, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और एक मामला नहीं, एक के बाद एक पूरा सिलसिला है पूरे राज्य के अंदर पिछले 3 वर्षों में, विशेष तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसमें सत्ताधारी दल के लोग संलिप्त पाए गए हैं, उसमें इस मामले में अगर फांसी की सजा होती तो एक बहुत बड़ा सबक मैं समझता हूं पूरे राज्य के उन लोगों को जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, सत्ता के संरक्षण में महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनको सबक मिलता। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को लेकर देहरादून के डिफेंस सैनिक इंस्टीट्यूट में वीर सैनिकों के साथ संवाद किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को लेकर सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक सूझबूझ और अपार पराक्रम का प्रतीक है और ये भारत की समृद्धता, सुरक्षा और आत्मबल का भी जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया है। जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर एक कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकवादियों ने किया। और एक मैं देख रहा था, जब एक बहन के पति को मारा जा रहा था, उससे कहा था कि मोदी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा तो भारत की सेना उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुसकर देगी। इस ऑपरेशन में, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, 100 आतंकवादी मारे गए, 50 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके 9 एयरबेसों को तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया, और वहीं पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए उनको विफल करने का काम भारतीय सेना ने किया। और देहरादून में आयोजित एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों को 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टंप ड्यूटी पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य मंदिर बनाया जाएगा जो साहसी सैनिकों की वीरता को प्रदर्शित करेगा। सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने पर भी काम किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 25% की छूट भी हमें प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों के हित के लिए इसी प्रकार अनवरत रूप से कार्य करते रहेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं और अब सिंचाई समिति के विषयों पर एक बार फिर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जल्द ही ये बैठक आयोजित होगी। तो बैठक में बनबसा बैराज का विषय रखा जाएगा जो उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है। बनबसा बैराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ऐसे में इसके ट्रीटमेंट के लिए यूपी के मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा। अभी हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाना है और परिसंपत्तियों का हमने फैसला करना है। उसमें सिंचाई विभाग के कुछ बैराजेस हैं, जैसे खास करके बनबासा का बैराज जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है और वो अपनी आयु पूरी कर चुका है, 100 साल उसकी आयु हो चुकी है। अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाएगा तो नेपाल से हमारा आवागमन जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूपी इसको ठीक करे, उसका जो है रेट्रोफिटिंग करे, नहीं तो फिर हम उत्तराखंड उसकी रेट्रोफिटिंग करेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत वो आवश्यक है।
इसके साथ साथ और भी जो परिसंपत्तियों का मामला है, कुछ नहरों का है और चीज़ों का मामला है, वो हम ठीक करना चाहते हैं। हमारा जो इकबालपुर में जो वाटर लेवल है बहुत क्रिटिकल हो गया है, डार्क जोन में चले गया है, तो हम चाहते हैं वहाँ भी एक नहर निकले जिससे कि वहाँ भी सिंचाई जो है हो सके। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, अंकिता भंडारी के जो फैसले आए हैं, 3 दोषियों को जो उम्र कैद की सजा मिली, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए और लगभग 1000 दिन 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में ये संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो वो कानून से ऊपर नहीं है और इस प्रकार के जो फैसले हैं वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश हैं, एक नजीर हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। तो देखिए, सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला था और अब इस पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि किस तरीके से जो 3 दोषी पाए गए थे इसमें उनको उम्र कैद की सजा होगी। और इस पर देखिए, मुख्यमंत्री का बयान भी हमने आपको सुनाया कि सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की घटना अगर उत्तराखंड में होती है तो उनका यही हाल होगा। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को दूर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने रुड़की के सिविल अस्पताल में 4 साल से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर कहा कि नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत की वजह से आईसीयू वार्ड नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन अब नर्सिंग स्टाफ मिल गया। आज अपने 66 स्कूलों के लिए शौचालय दिए हैं, लगभग 23 स्कूलों के लिए अतिरिक्त कक्ष दिए हैं और लगभग 15 स्कूलों को लैब दी है। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से आज अपने सारे हरिद्वार जिले के स्कूलों को जो दिक्कतें थी वो पूरी की। ऐसा है कि सिविल हॉस्पिटल में अब नर्सिंग की दिक्कत थी, तो अब नर्सिंग स्टाफ पूरा आ गया है और हमने सीएमओ को आदेश कर दिए हैं कि बहुत शीघ्र उसको शुरू किया जाए।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारधाम यात्रा शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया है, जिसमें करीब 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं 34 लाख से अधिक लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बीते दिनों युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जिस वजह से यात्रा भले ही थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन डर के बादल छटते ही इस पे इजाफा भी देखने को मिला और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। मैं निश्चित रूप में यात्रा से संतुष्ट हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो। इस वर्ष की चारधाम यात्रा हेमकुंड साहब सहित अभी तक 34,58,218 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और इसमें अभी तक यमुनोत्री धाम के अंदर 2,93,163, गंगोत्री धाम में 2,79,047, केदारनाथ धाम में 6,25,837, बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 एवं हेमकुंड साहब में 9,174, ये कुल मिलाकर के अब तक 16,42,447 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और निश्चित रूप में यात्रा बढ़ेगी। अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जिसके कारण थोड़ी सी यात्रा हमारी धीमी हुई, पर गति फिर पकड़ लेगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत मंडल मुख्यालय पौड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और अनुसूचित जाति से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें अनुसूचित जाति समाज से संबंधित समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है, जिसका लाभ हर वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है। जो भी अनुसूचित समाज के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी भी देना और जो क्षेत्र के हम यहाँ के लिए विशेष कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में नदी कहाँ से पहाड़ में पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहाँ पर हम किन योजनाओं को सही से लागू करें जिससे उसका आम व्यक्ति को लाभ पहुँचे। उनसे काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए हैं और लोगों ने अपनी समस्या भी कुछ बताई है। जिला स्तर के हैं, जिला स्तर के, बाकी जो शासन स्तर की समस्या है वो शासन स्तर समाधान की। आज हमारी जो इस जाति की बैठक में जो भी लिए गए, इसमें जो है हमारी सरकार द्वारा हर घर हर छोर के नीचे से नीचे के व्यक्ति तक की ये जो हमारी योजना है उसकी बात, उसके लिए ये आयोग की बैठकें की जा रही हैं ताकि हमारे समाज को हर चीज़ का लाभ मिल सके। इसलिए ये बैठकें की जा रही है इसी उसमें कि ताकि हम लोग जो है कि भ्रमित न रहे कि सरकार हमारे लिए नहीं कर रही। हमारे लोगों को ज़्यादा भ्रमित किया जाता है कि ये जो है ये सरकार तुम्हारे लिए काम नहीं करी, जबकि सरकार की, हमारे धामी जी की और हमारे मोदी जी की इतनी ज़्यादा से ज़्यादा योजना, अच्छी से अच्छी योजना हम लोगों के लिए है। जैसे PM श्रम योजना है, अभी अपना PM आवास है, ये सारी योजनाएँ हम लोगों तक, हमारे अंतिम आदमी तक पहुंचने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आयोग के पास इस शिकायतों के लिए कि भाई ये बात जा रही नहीं जा रही कर्मचारियों तक, इसलिए आयोग की बैठकें रखी जाती हैं। मॉनसून ने एक बार फिर अपनी करवट बदली है। उत्तराखंड में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके लिए सरकार ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। रुद्रपुर के बीचों बीच से होकर कल्याणी नदी गुजरती है, जो साल 2021 में भारी बारिश के बाद से ही उफान पर है। अचानक जलस्तर बढ़ने से हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसे देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम सभी नदी नालों की साफ सफाई करवा रहा है। इसी सिलसिले में हिंदी खबर ने रुद्रप्रयाग के मुख्य नगर अधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल से खास बातचीत। कई बार आपको पता ही है कि शहर के अंदर आवास विकास, इस क्षेत्र के अंदर कल्याणी के कारण आवास विकास के अंदर पानी आ गया था। जब बाढ़ आई थी पूरे क्षेत्र में पानी से भर गए थे, उसी में आवास विकास क्षेत्र में भी पानी भराव हो गया था। उसको लेकर इस बार विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। वार्ड के अंदर तो तैयारियां की गई हैं, जो पानी हमारी निकासी होता है कल्याणी के अंदर, उसको लेकर भी हम लोग सभी जागरूक हो गए हैं और कल्याणी के अंदर जितना भी मलबा है जो दबा हुआ है उसकी पूरी गुड़ान करने के लिए यहाँ JCB वगैरह सारी मशीनें लगाई गई हैं और पूरे कल्याणी की जो कचरा है उसके अंदर भरा हुआ है उसकी सफाई की जाएगी। सफाई करने के बाद जो पर्याप्त जगह बन पाएगी जिससे कि पानी की निकासी, जो पीछे से आने वाले पानी की निकासी और हमारे क्षेत्र से जो पानी होगा उसकी निकासी प्रॉपर हो सके और किसी भी तरीके से बरसात के दिनों में
वार्ड और इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को किसी तरीके से दिक्कत ना हो पाए। जो रुद्रपुर नगर निगम है उसमें मानसून की तैयारियों के संबंध में पहले बता दूं, हमारे वहाँ 98 बड़े नाले हैं जो पूरे 40 वार्डों में फैले हुए हैं। तो उनकी सफाई हम अप्रैल और मई के महीने में एक बार राउंड चला चुके हैं। अब ये एक बार उनका 15 दिन के लिए सेकेंड राउंड चलाना है, वो तो है नाले। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा कर्स है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कल्याणी रिवर को लेकर के है। अभी मैं मौके पे ही खड़ा हूँ इस वक्त। कल्याणी रिवर की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गई है और पानी आते ही, बाढ़ आते ही वो आसपास भरने लगता है। इस बार हमने 2 पोकलाइन स्पेशली नदी में उतार रखी है। अभी मेरे साथ मेरे बलदेव छावड़ा जी भी आए हैं, जिनको मैं स्पॉट पर दिखाने आया हूँ क्योंकि पोकलाइन की सेवाएं आप ही दे रहे हैं। जग्गा जी इस पार्षद हैं हमारे वार्ड के, वो मुझे रास्ता बता रहे हैं कि कहाँ से नीचे उतरना है। पिछले भी 1 हफ्ता पहले मेयर साहब ने ये कार्यक्रम शुरू करा दिया है। अब मुझे इस रिवर को क्लीन करना है, तो उसी के लिए मैं मौके पर आया हूँ। इस तक हम इसको क्लीन करा लेंगे अगले 15 दिनों में। उत्तराखंड में मानसून कुछ ही दिनों के भीतर दस्तक देने वाला है और मानसून से पहले प्रदेश भर में तैयारी की जा रही है, खास तौर से उन शहरों में जहां से होकर नदियां बहती हैं। हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय है, जहां से शहर के बीचों बीच होकर कल्याणी नदी बहती है। कुछ वर्ष पहले आई आपदा में यही कल्याणी नदी पुल से कई फुट ऊपर पानी बह रहा था और इसमें काफी नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि एसडीआरएफ को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार मानसून से पहले किसी प्रकार की जनहानि ना हो, किसी प्रकार की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, नगर निगम द्वारा इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। कई पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को नदी में उतारा गया और नदी की गाद को इकट्ठा करके नदी के किनारे लगाया जा रहा है और नदी के बहाव क्षेत्र में खास तौर से जो अतिक्रमण आ गए हैं या और भी प्रकार के निर्माण है, उन सभी को नोटिस जारी किया जा चुका है और कल्याणी नदी कहीं नगर वासियों के लिए एक बार पूरे अभिशाप साबित ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कल्याणी नदी बह रही है। हालांकि ये वर्ष के अधिकतर दिनों में नाले की तरह दिखाई देती है, लेकिन मानसून में ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है और शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम द्वारा इस बार बहुत ही पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। नालियों के साथ साथ नालों की सफाई की जा रही है और खास तौर से कल्याणी नदी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि मलबा और अतिक्रमण ये कल्याणी नदी के पानी के बहाव में बहुत बड़ा रुकावट डालने वाला काम करते हैं। इसलिए नगर निगम द्वारा इस बार कई तैयारी की गई है और देखने वाली बात होगी कि मानसून में यदि नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से इसमें व्यवस्था की जा रही है, मानसून में ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती है, नहीं हो पाती है। ललित शर्मा, हिंदी खबर, रुद्रपुर। गन्ने की बड़ी बेल्ट माने जाने वाले लक्सर क्षेत्र में इस बार गन्ना विभाग गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पिछले साल लक्सर क्षेत्र में 26,500 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की फसल उगाई गई थी, लेकिन इस बार गन्ना विभाग की बात माने तो ये करीब 1,000 हेक्टेयर बढ़ सकता है, यानी कि 27,500 हेक्टेयर हो सकता है। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से बात की। अभी हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, डिप्टी और सेक्रेटरी सभी कामदार वगैरह क्षेत्र में लगे हुए हैं। गन्ने का सर्वे चल रहा है, कितना पेड़ी है, कितना पौधा है और किसानों को बता रहे हैं कि भाई जो उन्हें दिखता है कि इसमें कीटनाशक जो भी आ रहा है उनकी दवाइयाँ बता रहे हैं, इसमें ये दवाई डाली जाए ताकि पैदावार किसान को अच्छी मिल सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।